दोस्तों, इस औरत का नाम मैरी एन बैवन है। ये औरत सन 1874 में बर्तानिया के शहर लंदन में पैदा हुई। पैदाइशी तौर पर यह औरत बिल्कुल तंदुरुस्त और नॉर्मल थी और ये 22 साल तक नॉर्मल ही रही। मगर जब इस औरत की शादी होती है तो शादी के कुछ ही दिन बाद ये औरत एक शदीद किस्म की बीमारी का शिकार हो जाती है। ये बीमारी इस औरत का चेहरा बुरे तरीके से बिगाड़ कर रख देती है और साथ ही में उसकी आंखों की बीनाई भी कम हो जाती है। कुछ साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी अकेली उसके कंधों पर आ गई। अब इस अकेली औरत ने अपने बच्चों को पाल पोस कर जवान करना था। बच्चों का पेट पालने की खातिर उसने एक सर्कस में नौकरी करना शुरू कर दी। सर्कस में लोग इस औरत को सिर्फ इसलिए देखने आते थे कि ये औरत किस कदर बदसूरत है। बहुत से लोग इसकी बदसूरती का मजाक भी उड़ाते थे। ये औरत सिर्फ इसलिए चुप कर जाती क्योंकि इस औरत के सिवा उसके बच्चों को पालने वाला कोई और नहीं था। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसने इंतहाई जिल्लत भी बर्दाश्त की। दोस्तों, अगर सूरत के बजाय इस औरत की सीरत देखी जाए तो ये दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में शुमार होगी। नाजरीन, अमेरिका के एरिज़ोना में एक बहुत बड़ी झील वाक़ है। इस झील को लेक वुड का नाम दिया गया है। इस झील से इंसानी लाशों का मिलना एक आम सी बात है। बेशक ये झील पानी से भरी पड़ी है। कुछ लोग जो अपनी जिंदगी से इंतहाई तंग आ चुके होते हैं वो खुद अपनी जान लेने इस झील पर आते हैं और कुछ लोगों को कत्ल करके इस झील में भी फेंक दिया जाता है। हर साल इस झील से बहुत बड़ी तादाद में इंसानी हड्डियों को निकालना एक मामूल की बात है। मकामी लोग इस झील को बुरे असरात की जद में आई हुई झील मानते हैं। वहां के लोग इस झील के पास जाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। उनका ये अकीदा है कि जो भी इस झील के पास जाता है ये झील उसे अपने अंदर खींच लेती है। ये सन 2015 की बात है। एक गोताखोर को इस झील के पानी के अंदर जो कुछ नजर आया उससे पूरा अमेरिका हिल के रह गया। सन 2015 में जब एक गोताखोर पानी के अंदर गया तो उसे पानी में 3 इंसानी ढांचे नजर आए। वो तीनों ढांचे अजीबो गरीब तरीके से रखे हुए थे। एक ढांचा एक पिंजरे में कैद था, 2 ढांचे एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। इन तीनों ढांचों को इस हालत में देखकर उस गोताखोर ने फौरन पुलिस को बुलवा लिया। वो तीनों ढांचे उस झील से बाहर निकाले गए। जाहिरी तौर पर उनको देख के लग रहा था कि ये काफी अरसे से पानी में रह रहे हैं। जब उन पर तहकीक की गई तो ये बात सामने आई कि ये ढांचे नकली थे और किसी ने इनको जानबूझकर झील के नीचे इस तरह फिक्स किया था। हैरानी की बात है कि कोई इतनी मेहनत से ये काम क्यों करेगा, मगर वहां पर मौजूद बहुत से लोगों का यह दावा है कि ढांचे असली हैं और पुलिस जानबूझकर झूठ बोल रही है और दुनिया से ये बात छुपा रही है। इन्हीं ढांचों को लेकर एरिज़ोना की पुलिस पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे थे क्योंकि इस झील के आसपास कई लोगों की लाशें हकीकत में मिल चुकी हैं। हो सकता है पुलिस पर काफी दबाव होने की वजह से वो असली ढांचों को नकली ढांचे बता रहे हों। अगर ये मान भी लिया जाए कि ढांचे नकली थे तो कौन शख्स था जिसने इस तरह ढांचों को झील के अंदर रखा? दोस्तों, इस आदमी का नाम जेमी ओलिवर है। ये एक मशहूर ब्रिटिश शेफ है। सन 2012 में इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में एक होटल खोलना चाहता था। इस मकसद के लिए इस आदमी ने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी, मगर इस बिल्डिंग की एक दीवार टूटी हुई थी। इस दीवार के अंदर से $7.1 मिलियन की कीमत जितना सोना बरामद हुआ। सोने के अलावा इसमें चांदी और कैश भी शामिल था। जब इन जवाहिरात के बारे में तहकीक की गई तो ये बात सामने आई कि बहुत अरसा पहले इस जगह पर एक बैंक हुआ करता था। इस बैंक का नाम मिडलैंड बैंक था। बैंक वालों ने यहाँ पर लॉकर बना रखे थे। इन लॉकर्स के अंदर लोग अपनी कीमती चीजें रखते थे और ये लॉकर दीवारों के अंदर बनाए गए थे। मगर सन 1990 में इस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। ये महज एक ब्रांच थी, मगर सन 1992 में HSBC बैंक ने इस ब्रांच को बंद कर दिया और तमाम लोगों को ये कहा कि जिन लोगों के लॉकर्स में कीमती सामान पड़ा हुआ है वो अपना सामान यहाँ से ले जाएं। अब बहुत से लोग वहां पर आए और अपना सामान कहीं और मुंतकिल कर लिया, मगर कुछ लोग नहीं आए। हो सकता है वो लोग दुनिया से चले गए हों या मुल्क छोड़कर कहीं और चले गए हों। अब जो लोग नहीं आए उनके लॉकर्स तोड़ दिए गए थे, मगर कुछ लॉकर्स ऐसे थे जिनको तोड़ा नहीं जा सका। अगर उनको तोड़ा जाता तो ये बात बिल्डिंग के लिए इंतहाई नुकसानदेह थी, यानी कि बिल्डिंग की दीवारें कमजोर हो जाती। इसलिए इंतजामिया ने इन लॉकर्स को वैसे ही छोड़ दिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इन लॉकर्स के अंदर इतना बेशबहा कीमती सामान और इतनी ज्यादा दौलत छुपी हुई है। मगर 20 साल बाद शेफ जेमी को ये सब कुछ मिला।
ये तमाम सोना HSBC बैंक को वापस लौटा दिया गया। इस शख्स का नाम दर्शन थुगुदीपा है। इसके पास दौलत बहुत ज्यादा थी, मगर शायद अक्ल की शदीद कमी थी, क्योंकि जब कोई आदमी शोहरत की बुलंदियों को छूता है तो लोग उसके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं और बुरी बातें भी करते हैं। इस इंसान को कभी कभार बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिलती है और कभी कभार सख्त किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता है। इस आदमी के बारे में यह बात मशहूर है कि इसने अपने एक बहुत बड़े फैन का कत्ल कर दिया और कत्ल के जुर्म में यह शख्स अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। ये आदमी कन्नाडा मूवी का सुपरस्टार है। ये शख्स 60 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका है। ये शादीशुदा है और इसकी बीवी का नाम विजय लक्ष्मी है। इस शख्स का एक जवान बेटा है, मगर फिर भी ये शख्स एक औरत जिसका नाम पवित्रा था, जो कि एक एक्ट्रेस थी, ये शख्स इस औरत को काफी पसंद करता था। ये औरत भी कनाडा फिल्मों में ही काम करती थी। दर्शन के चाहने वालों को जब ये खबर मिलती है तो वो 2 गिरोहों में तकसीम हो जाते हैं। कई लोगों का ये कहना था कि ये औरत दर्शन की शादीशुदा जिंदगी को जानबूझकर खराब करना चाहती है और इस औरत के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स किया करते थे। इन्हीं में से एक रेमोका सवामी नाम का भी लड़का था। ये 33 साल का एक नौजवान था। ये इंडिया में ही रहता था और एक मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। ये नौजवान दर्शन का बहुत बड़ा फैन था और इसी वजह से इसको पवित्रा पसंद नहीं थी। इस नौजवान ने एक मर्तबा इस औरत को कमेंट्स में निहायत बुरा भला कहा। वैसे तो इस नौजवान ने इस औरत की बहुत सी पोस्ट पर कमेंट किए थे और तंग आकर एक मर्तबा इस एक्ट्रेस ने इस नौजवान को जवाबी कमेंट किया और इसी तरह दोनों में नोक झोंक चलती रही। अब इस औरत ने ये सारी बात दर्शन को बताई। वैसे तो वो नौजवान इस आदमी का बहुत बड़ा फैन था, मगर दर्शन को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई कि वो नौजवान इस एक्ट्रेस को बुरा भला कहे, क्योंकि दर्शन तो उस पर पूरी तरह लट्टू था। इस एक्टर ने दिल में यह ठान लिया था कि उस नौजवान से जरूर बदला लेगा। इस शख्स ने इस नौजवान को कत्ल करवाने के लिए काफी लोगों को पैसे भी दिए ताकि वो इस नौजवान को पकड़कर उसके पास ला सकें। 8 जून सन 2024 को इस नौजवान को किसी ने अगवा कर लिया और इसे उसके घर से दूर बेंगलोर लेकर चला गया। कहा जाता है कि वहां पर वो एक्टर भी मौजूद था। उसे वहां पर एक जगह पर रखा गया। इस एक्टर ने उसके साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त और बयान से बाहर है। मगर अगले दिन उस नौजवान का मुर्दा वजूद बेंगलोर के एक नाले में पाया गया। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीक करना शुरू की और पुलिस अभी मसरूफे तफ्तीश ही थी कि 3 लोग थाने में आते हैं। उन लोगों का यह कहना था कि हमने ही इस नौजवान का कत्ल किया था। उन तीनों अफराद ने इस नौजवान के कत्ल की वजह यह बताई कि हमने इससे पैसों की डिमांड की थी, मगर यह अपनी डिमांड पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए हमने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस को इनकी बातों में बिल्कुल सदाकत नजर न आई, इसलिए पुलिस ने इन तीनों को अलहदा-अलहदा कमरे में बिठाकर मुख्तलिफ सवालात किए। अब इन तीनों के बयानात आपस में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, यानी कि वो तीनों झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने इन तीनों से इनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और पुलिस ने यह पता लगाया कि ये तीनों लोग पिछले कुछ दिनों से एक ही नंबर पर कॉल कर रहे हैं। जब इन नंबरों की तहकीक की गई तो वो नंबर उसी एक्टर यानी दर्शन के थे। पुलिस मामले की तह तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इन तीनों लोगों से जरा सख्ती से बात की गई तो उन लोगों ने सच उगल दिया। उनका मजीद कहना था कि इस कत्ल में 17 लोग और भी शामिल थे और ये 17 लोग दर्शन के लिए ही काम कर रहे थे। बाद में यह भी पता चला कि उसने एक और आदमी को इस काम के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। दोस्तों, चाइना में रहने वाली ये औरत एक मर्तबा डॉक्टर के पास शदीद सरदर्द की शिकायत लेकर जाती है। डॉक्टर इसको एक्सरे करवाने की हिदायत देता है। जब ये औरत अपने सर का एक्सरे करवाती है तो पता चलता है कि उसकी नाक के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है और इसी वजह से उसका सर दर्द कर रहा था। डॉक्टर्स सर्जरी के जरिए इस औरत के नाक से वो बुलेट निकाल देते हैं, मगर सोचने की बात है कि उसकी नाक के अंदर ये बुलेट कैसे आ गई। उस औरत ने जब अपने बचपन के वाकयात को दोहराया तो उसे याद आया कि एक मर्तबा वो बाहर खेल रही थी कि उसकी नाक के पास आकर एक पत्थर लगा और उसी वजह से उसके नाक से खून भी बहने लगा। ये बात उस लड़की के खानदान वालों को भी मालूम थी, मगर उन्होंने इस बात को इतना सीरियस न लिया। उस औरत का कहना था कि वो पत्थर नहीं बल्कि गोली होगी जो किसी ने बहुत दूर से चलाई होगी। इस तरह 14 साल की उम्र में लगी हुई गोली 62 साल की उम्र में सर्जरी के जरिए निकाल ली गई। 48 साल तक वो गोली उस औरत के नाक के अंदर ही रही। इस आदमी का नाम रॉबर्ट वेड है और ये इंटरनेशनल चेस मास्टर था। इस इंसान में इस कदर सलाहियत थी कि जितने भी मैच खेला करता किसी में कभी हारा नहीं था।
और इसी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि इस शख्स को शतरंज में कोई मात नहीं दे सकता। जब इसके खेल के चर्चे पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गए तो ये आदमी गुरूर और तकब्बुर में आ गया। इस शख्स को अपने खेल पर इतना घमंड था कि इसने सरेआम ऐलान कर दिया कि 30 लड़कों को बुलाया जाए और वो सब मिलकर उसके साथ शतरंज की बाजी लगाएंगे, और उसने ये दावा किया कि वो इन 30 लड़कों को एक साथ हरा देगा। उसके साथ शतरंज खेलने के लिए 30 लड़के आ गए। ये मैच पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया। मगर आपको ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी कि ये शख्स 30 मैचों में से एक मैच भी नहीं जीत पाया। इस तरह ये आलमी चैंपियन पूरी दुनिया के सामने बुरे तरीके से मैच हार गया और इसे काफी हद तक का सामना करना पड़ा। वैसे तो ये शख्स एक बेहतरीन खिलाड़ी था और ये शख्स काबिले तारीफ भी है, मगर उस दिन जब ये मैच हारा तो पूरी दुनिया में इसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये सन 2014 की बात है। अमेरिका के एक टाउन ब्रैटलबोरो में एक आदमी इंतकाल कर गया। इस आदमी का नाम रोनाल्ड जेम्स रीड था। इस आदमी की मौत ने पूरे टाउन को हैरान और परेशान कर दिया। ब्रैटलबोरो एक छोटा सा टाउन है और इसमें तकरीबन 12,000 लोग रहते हैं। इस शख्स की मौत के बाद यह बात सामने आई कि इस शख्स ने $6 मिलियन डोनेट किए हैं, यानी इसने $60 लाख एक अस्पताल और एक लाइब्रेरी को अतिया किए थे। मगर रोनाल्ड सफाई सुथराई का काम करता था और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए हैरानी की बात यह है कि इस आदमी के पास इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से आई, यहां तक कि उसका खानदान भी उसके पास मौजूद इस रकम को जानता नहीं था। उस शख्स ने अपने खानदान के लिए भी काफी रुपया पैसा जमा किया था, लेकिन ये शख्स असल में कौन था और उसके पास इतना रुपया पैसा कहां से आया था? दरअसल रोनाल्ड जेम्स रीड नाम का ये आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और दूसरी आलमी जंग के वक्त ये एक अमरीकी फौजी था। मगर दूसरी आलमी जंग के बाद इसने फौज की नौकरी छोड़ दी और ब्रैटलबोरो में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। इस शख्स ने इसी जगह पर शादी की और इसके 2 बच्चे भी हुए। इसी टाउन में एक स्टोर भी वाक़ है। इस स्टोर का नाम जेसी पेनी है। ये आदमी इस स्टोर पर सफाई का काम करता था। इस शख्स के मरने के बाद उसके एक दोस्त ने बताया कि ये शख्स अपने पैसे इन्वेस्ट किया करता था। अगर वो एक दिन में $50 कमाता तो उसमें से $40 इन्वेस्ट कर देता और इसी तरह इस शख्स ने बहुत से रुपए कमा लिए। मगर इन पैसों का उसने कभी भी किसी के साथ जिक्र नहीं किया था। जब ये शख्स मरा तो इसके पास $60 लाख मौजूद थे। ये आदमी बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास एक पुरानी कार थी और ये शख्स इसी कार पर सफर करता था। उसने कभी अपनी जिंदगी में तब्दीली के बारे में नहीं सोचा था। जब ये शख्स बूढ़ा हो गया तो इसने अपनी सारी दौलत अतिया कर दी। इस शख्स ने इस टाउन में मौजूद एक हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा अतिया दिया। इसके अलावा इस शख्स ने एक लाइब्रेरी को भी काफी ज्यादा अतिया किया। बाकी जो रुपए बचे उसने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिए। ये शख्स जब सन 2014 में मरा तो पूरी दुनिया में इसकी ये कहानी मशहूर हो गई। ये सन 1988 की बात है। यू फैंग नाम का ये आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था। इस शख्स के घर के पास से एक नदी बहती थी। इस शख्स ने जब नदी की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि वहां एक लड़का डूब रहा है। ये मंजर देखकर वो शख्स फौरन नदी की तरफ लपका और उस बच्चे को निकालकर उसकी जान बचा ली। उस वक्त के ठीक 30 साल बाद यानी सन 2018 में फिर ऐसा ही एक वाकया रिपीट हुआ, यानी उसी नदी में उसी तरह का एक बच्चा उसी हालत में डूब रहा था। अब ये शख्स काफी बूढ़ा हो चुका था, मगर ये तैराकी जानता था, इसीलिए ये नदी में गया और उस बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये शख्स जब अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसने इस बच्चे के वालिद की भी 30 साल पहले इसी तरह जान बचाई थी और जिस लड़के की उसने जान बचाई ये उसी शख्स का बच्चा है। यानी कि इस शख्स ने 30 साल पहले इसके बाप को बचाया था और अब उसके बेटे को बचाया। ये दुनिया का अजीबो-गरीब और अनोखा इत्तेफाक था। सन 1783 में बंगाल में 2 सरों वाले बच्चे की विलादत हुई थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसके पास सिर्फ उसकी दादी थी। जब उसकी दादी ने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और इसी बौखलाहट में उसने बच्चे को जलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। मगर खुशकिस्मती से पास खड़े आदमी की नजर बच्चे की दादी के उस फेल पर पड़ गई और उसने बच्चे को बचा लिया। आग में गिरने की वजह से उस बच्चे का एक कान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। शुरू में जब लोग इस बच्चे को देखते तो बहुत ज्यादा हैरान होते। वक्त के साथ साथ जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके माँ बाप की सोच भी बदल गई। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जरूर हमारे लिए हमारी कमाई का जरिया बनेगा। उसके माँ बाप बच्चे को बंगाल से लेकर कलकत्ता आ गए।
यहाँ उस बच्चे को देखने के लिए एक मजमा जमा हो जाया करता था। मगर ये दोनों माँ बाप अपने बच्चे को इस सूरत में दिखाते जब उनको कोई पैसा देता। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा पूरे कोलकाता में मशहूर हो गया। अमीर लोग इस बच्चे के माँ बाप को अपने घर मधु करने लगे। वहां भी उसके माँ बाप को खूब रुपया मिलता। अक्सर सुनने में आता है कि एक बच्चे के सर के साथ दूसरा सर जुड़ा होता है, मगर इस बच्चे के साथ ऐसा मामला नहीं था। इस बच्चे के सर के ऊपर दूसरा सर जुड़ा हुआ था और दूसरे सर की ना ही गर्दन थी और ना ही कोई धड़ था। इस बच्चे का जब एक मुंह हंस रहा होता तो दूसरा मुंह जरा गुस्से में होता था। अगर इस बच्चे का एक सर सो जाता तो दूसरा सर हमेशा जागता ही रहता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि इस बच्चे के ऊपर बगैर जिस्म वाला सर बिला वजह रोना शुरू कर देता था। यानी ये दोनों सर एक वक्त में एक काम नहीं करते थे, बल्कि ये मुख्तलिफ काम किया करते थे। एक मर्तबा इसकी माँ पानी लेने गई। घर में ये बच्चा अकेला था। जब इसकी माँ घर लौटी तो उसने देखा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है और सांप के जहर की वजह से ये बच्चा मर चुका है। जब डॉक्टरों को इस बात का पता चला तो डॉक्टर इस बच्चे के मुर्दा जिस्म को खरीदना चाहते थे, लेकिन उस बच्चे के माँ बाप ने वो जिस्म फरोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस बच्चे के मरने के बाद उसका दुनिया के सामने मजाक नहीं बनाना चाहते थे। इस गांव के पास एक नदी बहती थी। इस बच्चे को गांव की नदी के किनारे दफना दिया गया। बच्चे को दफनाने के कुछ ही दिनों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट ने इस बच्चे को कब्र से चुराकर इसका एक सर अलग कर दिया और वो सर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कैप्टन को दे दिया गया। वो शख्स इस खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और यहाँ लाकर उसने ये खोपड़ी अपने एक दोस्त को दे दी। बच्चे की खोपड़ी आज भी लंदन के एक म्यूजियम में देखी जा सकती है। जापान सन 1945 में जंग के बाद ये लड़का अपने मुर्दा भाई को अपने पेट के साथ बांधकर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए खड़ा है। जब ये थक जाता तो जोर से अपने होंठ को काटता। पास खड़ा गार्ड उस लड़के से कहता है कि ये मुर्दा जिस्म काफी भारी है, इसलिए ये वजन तुम मुझे दे दो और खुद आराम से खड़े रह सकते हो। उस लड़के ने उस गार्ड को यह जवाब दिया कि ये कोई सामान नहीं है जिसको मैं नीचे रख दूं या किसी को पकड़ा दूं। ये मेरा भाई है। जब तक मैं इसकी आखिरी रसूमात अदा न कर लूं, मैं अपना भाई किसी को नहीं दे सकता और ना ही मैं इसे नीचे रख सकता हूं। ये तस्वीर आज जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। इस पेंटिंग का नाम द ओल्ड फिशरमैन है। इस पेंटिंग को सन 1902 में टिवाडर कोसेटका ने बनाया था। सन 1880 में ये शख्स दवा बनाने का काम करता था, मगर एक दिन ख्वाब में उसे उसका खुदा नजर आया और उसके खुदा ने टिवाडर कोडेस्का को यह मशवरा दिया कि तुम्हें एक पेंटर होना चाहिए। इस ख्वाब के ठीक 22 साल बाद सन 1902 में इस शख्स ने ये पेंटिंग बनाई। अगर आप इस पेंटिंग को पहली नजर देखें तो ये एक नॉर्मल पेंटिंग ही नजर आएगी, मगर इस पेंटिंग के दरमियान अगर आप शीशा लगाएं तो आपको दो अलग अलग लोग नजर आएंगे। पहला आदमी काफी मुतमईन नजर आएगा जो एक कश्ती में सवार है और अपने खुदा से इल्तिजा कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे आदमी पर नजर दौड़ाएं तो बहुत ज्यादा भयानक और शैतानी रूप में नजर आ रहा है। दोस्तों, इस आदमी का नाम पीटर है और ये जर्मनी में पैदा हुआ था, मगर इसकी होने वाली सास रशिया की रानी थी। रानी एक मर्तबा जर्मनी गई और पीटर को अपने साथ रशिया ले आई ताकि वो पीटर की शादी अपनी बेटी के साथ करवा सके। उसकी बेटी का नाम कैथरीन था। ये सन 1742 की बात है। उस वक्त पीटर 14 साल का था और कैथरीन 17 साल की थी। कैथरीन काफी पढ़ी लिखी थी और काफी समझदार भी थी। इसके बरअक्स पीटर 14 साल का होने के बावजूद बच्चों जैसा जहन रखता था। जब उसकी सास की वफात हो गई तो कैथरीन और पीटर रशिया के राजा और रानी बन गए। जैसा कि आपको मालूम है, पीटर का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था, इसीलिए वो बच्चों वाले खिलौनों के साथ खेलता रहता। उसके पास फौजियों वाले बहुत से खिलौने थे और हमेशा इन खिलौनों से खेलता ही रहता। वो कैथरीन को फौजियों वाला लिबास पहनाकर महल में परेड करवाया करता। इतना ज्यादा पागल होने के बावजूद कैथरीन उसका काफी ख्याल रखती। एक कहानी जो पीटर से मुंसलिक है काफी मशहूर है। कहते हैं कि पीटर के एक खिलौने को एक मर्तबा किसी चूहे ने काट लिया। ये देखकर पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बहुत नाराज हुआ। उसने महल में मौजूद तमाम नौकरों को इस चूहे को ढूंढने के लिए कहा और उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। इस चूहे के लिए बाकायदा एक अदालत लगाई गई और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पीटर 3 ने इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी पागलों जैसा रवैया इख्तियार करके गुजार दी। इस लड़की का नाम केट है। सन 1995 में जब इस औरत की उम्र 9 साल थी तो ये एक बाग में अपनी मां के साथ खुदाई का काम कर रही थी। इसे एक सिक्का मिला जो काफी पुराना था।
उसने जब ये सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ ने उस सिक्के पर कुछ खास तवज्जो न दी और बेध्यानी में कहा कि इसको किसी महफूज जगह पर रख दो। केट ने भी उस सिक्के को एक नॉर्मल सिक्का समझकर बेध्यानी में कहीं रख दिया। इस तरह कई साल बीत गए। तकरीबन 14 साल बाद 2009 में जब केट अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे ये सिक्का मिला। इस सिक्के को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, तो उसने इस सिक्के पर रिसर्च करने का सोचा। उस सिक्के की तारीख को जानने के लिए वो उसे लेकर एक म्यूजियम में गई। म्यूजियम में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को वो सिक्का दिखाया गया। उन लोगों ने जो बातें बताई वो काफी हैरान कर देने वाली थीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिक्का आज से 700 साल पहले बनाया गया था। सन 1322 में फ्रांस का चार्ल्स चहारुम इसको अपने ताज में लगाया करता था। इसी तरह वो बादशाह और उसके आदमी खास मौके पर इस सिक्के का इस्तेमाल किया करते थे। पूरे बर्तानिया में अब तक सिर्फ ऐसे 4 सिक्के ही मिले हैं। केट ये जानकर बहुत खुश हुई कि इतना कीमती सिक्का उसके पास है। म्यूजियम के मुहतमिमीन ने केट से ये कहा कि वो ये सिक्का हमें बेच दे। इसके बदले वो केट को 3000 पाउंड देने को तैयार थे, लेकिन वो नहीं मानी और सिक्का लेकर अपने घर आ गई। म्यूजियम के लोग जानते थे कि ये सिक्का इंतहाई कीमती है, इसलिए उन्होंने इस लड़की को नोटिस भेजने शुरू कर दिए। केट ने किसी नोटिस पर भी रद्द अमल जाहिर न किया, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके घर पुलिस आ गई। पुलिस ने उस पर यह इल्जाम लगाया कि उसने इतनी कीमती चीज के मिलने पर वहां की अथॉरिटीज को इसकी इत्तला क्यों नहीं थी। उनका कहना था कि तुम्हें वहां की अथॉरिटीज को इत्तला देनी चाहिए थी। वहां की अदालत ने उसे 3 माह की मोहलत दी कि वो सिक्का वहां के म्यूजियम के हवाले कर दे, लेकिन ये लड़की इंतहाई जिद्दी थी और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अदालत से कहा कि वो ये केस लड़ेगी। इस सिलसिले में वो रेडी नाम के एक वकील के पास गई। उस वकील ने अदालत में ये कहा कि जिस वक्त इस लड़की को ये सिक्का मिला था उस वक्त ये बहुत छोटी थी और इसे इन बातों का पता नहीं था, इसलिए इस लड़की पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कई दिन तक ये केस अदालत में चलता रहा। फरवरी सन 2010 में इस लड़की ने अदालत में कहा कि वो सिक्का उसके पास नहीं है, बल्कि कहीं गुम हो गया है। अदालत को उसकी बातों पर एतबार नहीं था। अदालत ने उसके घर की तलाशी ली, मगर उन्हें वहां पर वो सिक्का ना मिला। अब अदालत के पास इस केस को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो सिक्का उस लड़की के पास था कि गुम हो गया, इस बात का पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि वो लड़की इस केस से बचने के लिए झूठ बोल रही हो और वो सिक्का आज भी उसके पास मौजूद हो। इस दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो पैसा भी कमाए वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, और जाहिरी सी बात है इंसान मेहनत भी इसी वजह से करता है। अब आप इस आदमी की तरफ देखिए। ये अमेरिका का पहला ऐसा इंसान था जो अरबपति बना था, मगर ये आदमी अपनी दौलत के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि एक ऐसे वाकये के लिए मशहूर है जो आपको हैरान कर देगा। इस आदमी का नाम जिम पॉल गेटी है। सन 1957 में ये अमेरिका का अमीर तरीन आदमी था। इस आदमी ने 4 शादियां की, इसके 4 बेटे थे और 15 पोते पोतियां थे। इस लड़के का नाम जॉन पॉल गेटी है और ये जिम पॉल गेटी के सबसे छोटे लड़के का बेटा था। ये लड़का इटली के शहर रोम में रहता था। ये लड़का इंतहाई गजब का पेंटर था। जब ये 11 साल का हुआ तो पहली मर्तबा अपने दादा से मिला था। लड़का अपने दादा को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर हैरानकुन तौर पर उसके दादा को अपना ये पोता कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इस लड़के के बाल लंबे थे और ये सादा लिबास में रहता था। पेंटर होने की वजह से इसके कपड़े अक्सर गंदे ही रहते थे। हो सकता है इसी वजह से उसका दादा अपने पोते को ज्यादा पसंद न करता हो। ये जुलाई सन 1973 की बात है। ये लड़का एक मर्तबा नशे की हालत में अपने घर जा रहा था कि रास्ते में 3 लोग आए और इसे उठाकर ले गए। इन तीनों अगवाकारों का ताल्लुक एक गैंग से था और इस गैंग को यह पता था कि ये एक अरबपति इंसान का पोता है और इसी वजह से उसे अगवा किया गया था। ठीक 3 दिन बाद जॉन की मां को फोन किया गया और इस लड़के की रिहाई के बदले $17 मिलियन का मुतालबा किया गया। दोस्तों, आज के दौर में भी ये एक बहुत बड़ी रकम है, मगर उस दौर में भी जेम के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। जब उसको बताया गया कि उसके पोते जॉन को अगवा कर लिया गया है और उसके एवज $17 मिलियन मांग रहे हैं, तो इस इंसान ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसके इनकार की बात पूरे मीडिया पर फैल गई। जब मीडिया वाले जेम के पास आए और उससे पूछने लगे कि आप अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो उस इंसान ने एक अजीब जवाब दिया। वो कहने लगा कि मेरे 15 पोते पोतियां हैं। अगर आज मैं अपने पोते जॉन के लिए पैसे देकर उसको छुड़वा लूं तो कल कोई और गायब हो जाएगा और मैं पैसे देकर किस किस को छुड़वाता रहूंगा।
तमाम मीडिया वालों के लिए ये एक इंतहाई अजीब खबर थी कि एक दादा अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकता, और ये बात लोगों को हजम भी नहीं हो रही थी। जॉन को गायब हुए 50 दिन हो चुके थे। जब गैंग को पैसे न मिले तो उन्होंने जॉन का दायां कान काट दिया और उसके बाल भी काट दिए। फिर दोनों चीजों को एक डब्बे में डालकर उसके घर वालों को पार्सल कर दिया। वो पार्सल 3 हफ्तों बाद उसके घर वालों को मिला। इस पार्सल में एक पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने 10 दिन के अंदर हमें रकम ना दी तो हम जॉन को मार डालेंगे। जॉन की मां रोती थी क्योंकि उसके वालिद के पास देने के लिए इतनी रकम नहीं थी और उसके दादा पैसे देने से इनकार कर रहे थे। इस फैमिली ने उस गैंग से राबिता किया और रकम कम करने का मुतालबा किया। बात 3 मिलियन तक जा पहुंची, मगर 3 मिलियन भी एक बहुत बड़ी रकम थी। अब जॉन के बाप के पास इतनी रकम भी नहीं थी। यहां पर जेम ने एक अजीब काम किया। उसने अपने बेटे को $2 मिलियन दिए और उसे वापस करने का मुतालबा भी किया, और इसके साथ 4% सूद भी देना होगा। यानी उसने अपने बेटे को उधार दिया था, और इस उधार यानी $3 मिलियन को इकट्ठा करके उसने उस गैंग को दे दिए। पैसे देने के 5 माह बाद जॉन को छोड़ दिया गया। ये लड़का जब वापस आया तो उसने मीडिया के आगे अपनी पूरी कहानी बयान की। जब लोगों ने जॉन की ये कहानी सुनी तो उनके दिल में जेम के लिए कोई इज्जत नहीं बची। थोड़े ही अरसे बाद इस गैंग को पकड़ लिया गया और $3 मिलियन भी रिकवर कर लिए गए। इस वाक़े ने जॉन के दिमाग पर गहरा असर डाला और वो मजीद नशा करने लगा। सन 1981 में ये पैरालाइज्ड हो चुका था और व्हील चेयर पर आ चुका था। तब तक उसके दादा की मौत भी हो चुकी थी और ये लड़का सन 2011 में फौत हुआ। इंटार्टा में पुलिस एक ड्रग डीलर के घर पर छापा मारती है। पुलिस जब वहां की तलाशी ले रही थी तो उन्हें वहां पर कुछ जानवरों के छोटे बच्चे मिले, और ये तीनों बच्चे अलग अलग ममालिक से लाए गए थे। इनमें से एक बंगाल टाइगर था, दूसरा अफ्रीकन शेर था, तीसरा अमेरिकन काला भालू था। इनकी हालत देखने में काफी बुरी लग रही थी, इसीलिए पुलिस इन तीनों बच्चों को अपने साथ ही ले गई और उनका अच्छे तरीके से इलाज करवाया। जब ये तीनों तंदुरुस्त हो गए तो इनको जॉर्जिया में रहने वाले मवेशियों के पास रखा गया। ये तीनों एक साथ रहने लगे। एक साथ ये जवान हुए, फिर भी ये इकट्ठे ही रहते थे। वैसे हम ये बात बखूबी जानते हैं कि ये तीनों जानवर दरिंदा सिफत जानवर हैं। इन तीनों का एक साथ रहना लोगों को काफी हैरान कर रहा था। इन तीनों में से जब किसी एक को खाना दिया जाता तो वो कभी अकेला खाना नहीं खाता था, बल्कि ये तीनों मिल बांट कर खाना खाते थे। वक्त के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। 2016 में शेर मर गया। बंगाल टाइगर और भालू ने जब शेर को खो दिया तो उनमें भी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। बचपन से लेकर उम्र के इस हिस्से तक वो एक साथ रहे और उन्होंने कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन जब शेर मर गया तो भालू और टाइगर की आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं और उनमें नाइत्तेफाकी डल गई। मकामी लोग उनका रवैया देखकर काफी हैरान और परेशान थे कि उनमें ऐसी क्या बात हुई कि आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। कुछ ऐसे लोग जो उनके जहनों को पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि दरअसल उन्होंने अपने एक साथी को खोया है और ये इंतहाई सदमे में है। भालू टाइगर पर इसलिए हमला करता है कि भालू को जब कोई आहट सुनाई देती है तो उसे लगता है कि उसका मरा हुआ दोस्त शेर आ गया है, मगर सामने टाइगर को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और टाइगर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आ रहा है। जब उनकी लड़ाइयां हद से बढ़ने लगीं तो उनको अलहदा अलहदा कर दिया गया, मगर अलग होने के बाद दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। बाद में किसी इंसान ने दिमाग लड़ाया और उनको वहां रखा गया जहां पर शेर दफन था। ये दोनों वहां गए और उस जगह को सूंघा जहां पर शेर दफन था। कहा जाता है कि इसके बाद ये दोनों कभी नहीं लड़े। उन्होंने पहले की तरह रहना शुरू कर दिया, मगर 2018 में टाइगर भी चल बसा। इस टाइगर को भी उसी जगह पर दफन किया गया था जिस जगह पर शेर को दफन किया गया था, और इस जगह पर शेर और टाइगर की मूर्तियां भी बना दी गई थीं और ये भालू इन्हीं मूर्तियों के पास बैठा रहता था। नाजरीन, किसी इंसान की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, और दोस्तों ये बात सोच कर के लोग क्या कहेंगे, अपने ख्वाब को अधूरा मत छोड़ें। ये सन 2001 की बात है। अफ्रीका के शहर मलावी में कासोंगू नाम का एक गांव है। यहाँ विलियम कबम्बा नाम का ये लड़का रहता था। ये एक गरीब बाप का बेटा था। जब ये 12 साल का हुआ तो इसे स्कूल को खैरबाद कहना पड़ा, क्योंकि 2001 में यहाँ कहत साली का दौरा था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। विलियम को पढ़ने का इंतहाई शौक था। इस गांव में एक लाइब्रेरी भी थी जिसे एक एनजीओ ने बनवाया था। इस लाइब्रेरी में कोई भी नहीं जाता था, मगर ये लड़का वहां बाकायदगी से जाता। इस गांव में रोशनी की सहूलत भी मयसर नहीं थी, इसलिए ये लड़का दिन की रोशनी में लाइब्रेरी जाता
वहां पर पढ़ाई करता और रात के अंधेरे में घर वापस आ जाता। एक दिन इस लड़के को लाइब्रेरी में एक किताब मिली। इस किताब का नाम यूजिंग एनर्जी था। इस लड़के ने इस किताब का बहुत अच्छे तरीके से मुताला किया। इस किताब के अंदर विंड टरबाइन बनाने का तरीका लिखा हुआ था। विलियम के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि वो भी इसी तरह की एक टरबाइन बनाएगा, मगर उसके पास मतलूबा सामान मौजूद नहीं था। इस काम के लिए ये लड़का गांव-गांव घूमता और फालतू सामान इकट्ठा किया करता। लोग जब विलियम को इस तरह का काम करते हुए देखते तो उस पर हंसा करते थे, मगर वो लोग ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर ये लड़का उनकी जिंदगी बदलने वाला है। वो अपने घर के पीछे एक खुली जगह पर बैठा रहता और टरबाइन बनाने की कोशिश करता रहता। कई माह बाद उसने अपने सारे गांव को इकट्ठा किया। रात का वक्त था। उसने सब गांव वालों को कहा कि वो मेरे घर की तरफ देखें। गांव वाले अभी तक उसको पागल ही समझ रहे थे, मगर थोड़ी ही देर बाद विलियम का घर पूरी तरह से रोशन हो गया। पूरे गांव में सिर्फ उस शख्स का घर चमक रहा था। सारे गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उस लड़के ने जो विंड टरबाइन बनाई थी वो अपना काम करने लगी। सारा गांव ये देखकर इंतहाई खुश हुआ और ये खबर बहुत तेजी से सारे मलावी में फैल गई। वहां की गवर्नमेंट ने उस लड़के की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। आज इस लड़के की उम्र तकरीबन 36 बरस के करीब है और इसने बहुत सारे देहातों की जिंदगी बदल कर रख दी है। दोस्तों, आपने वैसे तो बहुत से पुरअसरार वाकयात सुने होंगे, मगर 14 नवंबर सन 1995 में चाइना में एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार वाकया पेश आया कि इस वाकये के बाद पूरा चाइना खौफो हरास में मुब्तला हो गया। इस वाकये को द लास्ट बस ऑफ फ्रेग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है। इस वाकये की वजह से चाइना के लोग आज भी रात के वक्त सफर करने से डरते हैं। चाइना की रियासत बीजिंग से थोड़ी सी दूर एक बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप को यांगमिंग जॉन कहा जाता है। 14 नवंबर की रात यहां से एक बस रवाना होने वाली थी। इस बस को 16 किलोमीटर दूर फ्रैग्रेंट हिल जाना था और बस स्टॉप में उस रात की ये आखिरी बस थी। उस रात हर तरफ सर्दी का राज था और हर सू सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। जब ये बस रवाना हुई तो ये बिल्कुल खाली थी। इस बस में सिर्फ 2 लोग सवार थे, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। 14 नवंबर की रात 10 बजे के करीब ये बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। इस बस के रूट को 375 कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद अगले स्टॉप पर यह बस रुकी। वहां से 4 लोग इस बस पर सवार हुए। उनमें एक मियां बीवी, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का था। इन चारों को लेकर बस फिर अपने सफर की तरफ रवाना हो गई। आगे जाने पर गाड़ी के ड्राइवर को 2 लोग नजर आए। ड्राइवर बस को उन लोगों के पास ले गया और उनके पास जाकर खड़ी कर दी। गौर करने पर पता चला कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। उन दोनों ने एक आदमी को पकड़ रखा था जिसके काफी ज्यादा लंबे बाल थे। उसका चेहरा उसके बालों में ढका हुआ था, यानी नजर नहीं आ रहा था। बस में बैठे हुए मुसाफिरों को वो तीनों लोग इंतहाई अजीबोगरीब लगे, मगर वो लोग फिर भी बस में बैठ गए। उन तीनों ने काफी पुराने कपड़े पहन रखे थे और किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मियां बीवी का जोड़ा बस से उतर गया। जब बस थोड़ी आगे बढ़ी तो वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि इस लड़के ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। लड़का इस बात से साफ इनकार कर रहा था, मगर बूढ़ी औरत बजिद थी कि इस लड़के को यहीं पर उतार दिया जाए ताकि मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा सकूं। ये देखकर ड्राइवर ने उस बूढ़ी औरत और लड़के को बस से उतार दिया। बूढ़ी औरत उस लड़के से कहने लगी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैंने देखा है कि बस में जो 3 मुसाफिर सवार हुए थे उनके पांव नहीं थे और मैं अच्छे तरीके से जानती हूं कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। अगर बस में मैं ये बात अयां कर देती तो हो सकता है वो लोग हमें मार देते। लड़के को उस औरत की बातों पर यकीन ना आया और वो वहां से उठकर चला गया और औरत भी उठकर अपने घर चली गई। इसके बाद कुछ अजीबोगरीब हुआ। वो बस जो फ्रैग्रेंट हिल्स की तरफ जा रही थी वो वापस आई ही नहीं थी। उस बस के साथ ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब हो चुके थे। जब वो लोग नहीं मिले तो ये मामला पुलिस के पास गया। इस वाकये के 2 दिन बाद वो बस एक नहर में डूबी हुई हालत में पाई गई। जब इस बस को बाहर निकाला गया तो इसमें 3 लोगों की लाशें थीं। ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और एक और शख्स की लाश थी। ये वो आदमी था जिसको 2 लोगों ने पकड़ रखा था और उस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। और जब ये खबर अखबारात में छपी तो वो बूढ़ी औरत पुलिस के पास आई और अपने साथ पेश आए हादसे का पुलिस के साथ जिक्र किया और पुलिस ने उसकी बातों पर एतमाद नहीं किया। इस केस की तहकीकात पुलिस करती रही, मगर वो ये जान न पाए कि तीसरा आदमी कौन था और जिन 2 लोगों ने इस आदमी को सहारा दिया हुआ था वो 2 लोग कौन थे। ये वाकया पूरे चाइना में मशहूर हुआ।
लोग तरह तरह की बातें करने लगे और चाइना के लोग इस कदर डर चुके थे कि रात के वक्त सफर से इज्तिनाब करने लगे।